एपिसोड की शुरुआत में हम माओ को देखते हैं जो कि चेंगवान के लिए ड्रिंक बनाकर लेकर आती है, लेकिन तब तक वो सोफे पर ही सो गई थी। जिसके बाद हम मॉम और डैड को साथ में शॉपिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ मॉम डैड से बोलती है कि मुझे चेंगवान की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। माओ और जाओ दोनों ने उसे चेयर अप करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक भी इस सब से बाहर नहीं निकल पाई है। तो डैड बोलते हैं कि उसे थोड़ा सा टाइम दो, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसलिए ये सब उसके लिए आसान नहीं होगा। इस पर मॉम बोलती है कि मैं तो कभी चाहती ही नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो। शायद मैंने उस दिन जियालियांग के घर में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बोल दी, मुझे उन लोगों से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पर डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चेंगवन को थोड़ा सा टाइम दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी और उसे पता है कि वो क्या कर रही है। लेकिन मॉम को फिर भी उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी, जो सुनकर डैड अब अगले दिन ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा उन्हें देखकर काफ़ी हैरान थी। तो डैड बोलता है कि मैं ड्राइविंग करने की वजह से काफ़ी बिजी रहता हूँ और वैसे भी मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आता। पर ग्रैंडमा उन्हें अंदर बुलाकर थैंक यू बोलती है, क्योंकि वो इतने सालों से चेंगवान को उनका ख्याल रखने के लिए भेज रहे थे। पर डैड यहाँ पर उन्हें अपनी मदद करने के लिए बोलते हैं। वो उन्हें सारी चीज़ समझाते हैं कि कैसे चेंगवान और जियालियांग का ब्रेकअप हो गया और चेंगवान का डिमोशन भी हो गया। वो इस सब की वजह से ठीक से खा पी भी नहीं रही है। लेकिन जब हम उससे पूछते हैं तो वो बोलती है कि ठीक है, मुझे पता है कि ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा, क्योंकि जियालियांग उसका फर्स्ट लव था और अब हमें नहीं पता कि हम उससे कैसे कंफर्ट करें। जिस पर ग्रैंडमा कहते हैं कि ये सब तो तुम्हें नहीं किया है ना उसके साथ, अब तुम मुझे बोल रहे हो ये सब सॉल्व करने के लिए। पर डैड उन्हें हेल्प करने के लिए बोलते हैं ताकि वो चेंगवान को कुछ गाइडेंस दे सके, जो सुनकर ग्रैंडमा मदद करने के लिए मान जाती है। फिर वो चेंगवान को कॉल करके बुलाती है, जहाँ चेंगवान फटाफट से उनसे मिलने के लिए आ जाती है और पूछते हैं कि ग्रैंडमा आपको क्या हुआ है। पर ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, देखो तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है। लेकिन चेंगवान बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, जल्दी से ठीक हो जाएगा। ग्रैंडमा उससे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें फ़ोन करके नहीं बुलाती तो तुम मुझे इस सब के बारे में कभी नहीं बताती, मुझे पता है कि मेरी स्वीटी के साथ क्या हुआ है। जो सुनकर चेंगवान ग्रैंडमा के गले लगकर रोने लग जाती है। तो ग्रैंडमा उसे अच्छे से रोने के लिए बोलती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। चेंगवान बोलती है कि मेरी और जियालियांग की फैमिली बहुत ही ज़्यादा अलग थे और दोनों फैमिली के बीच की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें रिजॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया, जिस बात का मुझे कोई भी दुख नहीं है। लेकिन मैंने इस रिलेशनशिप में 3 साल इन्वेस्ट किए थे और मुझे कभी नहीं लगा था कि इतनी बुरी तरीके से मेरा रिलेशनशिप एंड होगा, जिस बात को एक्सेप्ट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जो सुनकर ग्रैंडमा उसे यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मैं अपने 80s में हूँ, मेरी 2 शादियाँ हुई और मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ। जियालियांग और तुम वैसे तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी फैमिली भी ठीक थी, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि उस लड़की में ना एक बैकबोन की कमी थी। अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होती और मेरा ब्रेकअप हो जाता तो मैं सोचती कि दूसरा पर्सन जो मेरी लाइफ में आएगा वो इससे ज़्यादा बेटर होगा। और ये चीज़ ग्रैंडमा उसे थोड़े से फनी वे में बोलती है, जो सुनकर चेंगवान हंसने लग जाती है। साथ ही वो उसे ये भी समझाती है कि हमारी लाइफ में कभी खुशियाँ मिलती है तो कभी गम, हमारी पूरी लाइफ एक जर्नी की तरह होती है जिसमें हमें सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हमें उठकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और रोने के लिए हम हमेशा फ्री हैं, हम चाहे कभी भी रो सकते हैं, पर अगर तुम्हें रोना है तो अच्छी रीजंस पर रो ना। जो सुनकर चेंगवान उनकी बातें समझ जाती है और फिर ग्रैंडमा उसे अच्छा फील कराने के लिए अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है खाना खिलाने के लिए। ग्रैंडमा अब यहाँ पर चेंगवान से उसके काम के बारे में पूछती है क्योंकि उसका डिमोशन हो गया था, लेकिन चेंगवान बोलती है कि कोई बात नहीं, वो अच्छे से मेहनत करेगी। पर उसे इस बात का अफसोस भी था कि कैसे वो होटल के अंदर अच्छे से काम कर रही थी और उसका प्रमोशन भी हो गया, लेकिन अब उसके साथ ये सब हुआ। इस पर ग्रैंडमा बोलती है कि तुम सिर्फ हमेशा मेहनत करती जाओ, उसका फल तुम्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगा। जिनकी ये बात चेंगवान को सही लगती है और अब ग्रैंडमा से बात करके उसे काफी अच्छा भी फील हो रहा था। इसके बाद हम मिस्टर शिन को देखते हैं, जो जब एक मीटिंग के लिए जा रहा था तभी उसकी कार में अचानक से जू आकर बैठ जाती है और उसे हक करने लगती है, जहाँ में पता चलता है कि शिन के कहने पर जू ने रिजाइन कर दिया था। और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ दिन से मिली नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। जिस पर मिस्टर शिन कहता है कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। और उसे बोलता है कि अगर तुम ऐसे मुझे ऑफिस में आकर परेशान करती रही तो मुझे तुमसे ब्रेकअप करना होगा। जो सुनकर जो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चेंगवान को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फ़ोन में जियालियांग के साथ की जो भी फोटोज थी वो डिलीट कर देती है और स्माइल करने लगती है, क्योंकि अब वो लेट गो करना सीख गई थी। फिर हम ग्रैंडमा के पास याओ को देखते हैं, जो कि उनके लिए सूप बनाकर लेकर आया था। पर ग्रैंडमा उसे यहाँ पर डांट रही थी कि कैसे उसने चेंगवान के साथ ये सब कर दिया, जिस चीज़ के लिए वो ग्रैंडमा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैंने चेंगवान का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, लेकिन मेरे पास उसके लिए प्लान्स है, लॉन्ग टर्म प्लान, मैं उसका प्रमोशन करूँगा। और अभी ब्रेकअप की वजह से चेंगवान थोड़ा सा लो फील कर रही है, इसलिए मैंने उसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में भेज दिया है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से कुछ काम वगैरह सीख सके। वो यहाँ पर ग्रैंडमा को बोलता है जो शांगली रेस्टोरेंट है वो जब आप मुझे दोगे तो मैं उसे अच्छे से रेनोवेट करके उसे चेंगवान को संभालने के लिए दे दूंगा और यही मेरा उसके
के लिए प्रमोशन है, पर ग्रैंडमा ने उसे पहले ये करने से मना कर दिया था। लेकिन वो यहाँ पर उन्हें समझाने लग जाता है कि कैसे ये उसके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करके उसे स्टेटस और पावर मिलेगी। और फिर वो ग्रैंडमा और चैंगवन को उसके साथ माउंटेन्स पर एक ट्रिप पर जाने के लिए बोलता है। वो बताता है कि उनके होटल ग्रुप ने वहाँ पर एक पुराने होटल को रेनोवेट करा है, तो वो लोग वहाँ पर जाकर उसका एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। जो सुनकर ग्रैंडमा समझ जाती है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो उन्हें शांगली रेस्टोरेंट का फ्यूचर दिखा सके कि कैसे अगर वो भी उसे रेस्टोरेंट हैंडल कर देंगी तो उनके रेस्टोरेंट का फ्यूचर कैसा होगा। और वो उसे सोचकर बताने के लिए बोलती है। सीना वापस से चैंगवन के घर पर आता है, जहाँ मॉम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रही थी, इसीलिए वो उसके रूम के बाहर दूध का ग्लास लेकर खड़ी होती है। तभी चैंगवन अचानक से दरवाज़ा खोल देती है, तो मॉम उसे दूध पीने के लिए कहती है, जहाँ वो उसे अच्छा फील कराने के लिए अपने साथ वीकेंड पर कुकिंग क्लास चलने के लिए बोलती है। लेकिन उसी वक्त चैंगवन को ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जो उसे वीकेंड पर अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहती है। तो मॉम भी अब यहाँ पर उसे ग्रैंडमा के साथ जाने के लिए बोलती है। अगले दिन अब चैंगवन बहुत सारा सामान वगैरह पैक करके ग्रैंडमा की नर्सिंग होम में पहुंच जाती है, जहाँ उसने माउंटेन्स पर जाने की कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर रखी थी और वो यहाँ पर कैब बुक करने वाली होती है। पर तभी याओ यहाँ पर कार लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान थी। ग्रैंडमा चैंगवन को यहाँ पर बताती है कि हम लोग साथ में ट्रिप पर जा रहे हैं, ऐसे हम तुम दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी सॉल्व कर लेंगे। जिसे देखकर याओ बोलने लग जाता है कि तुमने ये सब क्या पहना हुआ है, तो वो अपना मास्क वगैरह हटा देती है और फिर गाड़ी में सामान रखने लग जाती है, जिस चीज़ में याओ उसकी मदद करना चाहता था। पर वो एक बैग बहुत ही ज़ोर से पटक देता है जिसमें एक इक्विपमेंट रखा हुआ था और वो उसे टूट जाता है, जो देखकर चैंगवन उसे डांटने लग जाती है। फिर ये लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में काफ़ी सारे टर्न्स थे, इसीलिए चैंगवन याओ को कार थोड़ी सी स्लो चलाने के लिए बोलती है, जो देखकर याओ चैंगवन को छेड़ने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, ब्रेकअप की वजह से मुझ पर इतना क्यों चिड़चिड़ी हो रही हो, इस दुनिया में बहुत से लड़के तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। जिस पर चैंगवन कहते हैं कि तुम मेरे ब्रेकअप की बात क्यों बीच में लेकर आए हो, मैं तो फैक्ट्स बोल रही हूँ कि तुम एक बेकार ड्राइवर हो। यहाँ पर उससे बहस करते करते वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और स्टैमर करने लगती हैं, तो यह उसकी मिमिक्री करना शुरू कर देता है और बार बार उसे चिढ़ाने के लिए जियालियांग का नाम ले रहा था। इसीलिए चैंगवन उसकी शिकायत ग्रैंडमा से कर देती है कि आपने देखा ही मुझे कैसे छेड़ रहा है। इसीलिए ग्रैंडमा उसे ये सब करने से मना करती है। तो यह अब जो कुछ भी है उसके लिए चैंगवन को मुंह चिढ़ाकर माफ़ी मांगता है, जिसकी ऐसी हरकत देखकर वो उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। पर वो उसे बार बार छेड़े जा रहा था, जो सब कुछ देखकर ग्रैंडमा को भी काफ़ी हंसी आ रही थी। जिसके बाद ये लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ याओ इन दोनों को होटल के बारे में बताने लग जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होटल है। जिस पर चैंगवन कहती है कि हाँ, ये होटल लग्जूरियस तो है, लेकिन इस होटल का जो पुराना आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और रेनोवेशन ने ऐसा लग रहा है कि उसकी सुंदरता ना थोड़ी सी कम कर दी है। जो बोलकर वो ऐसे चेक इन करने के लिए चली जाती हैं, तो जाओ यहाँ पर ग्रैंडमा से बात करने लग जाता है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को बताते हैं कि कैसे इस होटल को टेक ओवर करके उनके ग्रुप ने इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है और अगर आप मुझे शांगली होटल दे देती हैं तो मैं उसे और भी ज़्यादा लग्जूरियस बना सकता हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा बोलते हैं कि तुम ना एकदम अपने ग्रैंडपा की तरह हो, वो भी हमेशा बिजनेस और प्रॉफिट के पीछे ही भागते थे, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे डिसेंट चीज़ें पसंद है। या वो ग्रैंडमा को बैठाकर चैंगवन के पास जाता है और होटल के बारे में पूछने लग जाता है कि तुम्हें कैसा लगा। तो चैंगवन उसे बताती है कि होटल तो ठीक है, लेकिन यहाँ की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके सामने वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि कैसे एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं है। काउंटर पर जो पेस्ट्रीज वगैरह रखी हुई थी वो भी फ्रेश नहीं थी। वो उसे कहते हैं कि कस्टमर एक दिन यहाँ पर रुकने के लिए कितना ज़्यादा पैसा पे करते हैं और तुम लग्जरी होटल के नाम पर उन लोगों को ऐसी सर्विस दे रहे हो। जो बातें वहाँ का मैनेजर सुन लेता है और इन दोनों को आकर बोलता है कि ये होटल अभी नया नया ओपन हुआ है और यहाँ का स्टाफ सारा लोकल है। ये सारी चीज़ें हम भी नोटिस कर रहे हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ धीरे धीरे हम ये सारी प्रॉब्लम भी ओवरकम कर लेंगे। पर याओ कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पूरे स्टाफ को निकाल कर अच्छे और नए प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करो। जो सुनकर चैंगवन बोलती है कि नहीं, मैंने ये सब करने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम इन सभी लोगों को निकाल दोगे जो कि यहाँ की लोकल है, तो भला वो लोग कैसे अपने लिए लिविंग अर्न करेंगे। लेकिन याओ को तो इस सब से कोई मतलब नहीं था, इसलिए अब इन दोनों की यहाँ पर फिर से बहस होने लग जाती है। जो देखकर ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। इसके बाद ये लोग साथ में हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यह अभी भी अपने फ़ोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसे ऐसे देखकर ग्रैंडमा और चैंगवन उसका मजाक बनाते हैं। अब जब ये लोग हाइकिंग से वापस आने के बाद एक जगह पर बैठे हुए थे, तो एक बच्चा खुद को अल्ट्रामैन समझकर वहाँ पर खेल रहा होता है, जिससे पूछने पर चैंगवन को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इस होटल के अंदर ही काम करते हैं। तो चैंगवन याओ को बोलती है कि देखो तुम लोगों ने कितना अच्छा काम किया है, यहाँ के विलेजर्स अब काम करते हुए अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकते हैं, उन लोगों को उन्हें अकेला छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी याओ इस बच्चे को बोलने लग जाता है कि अल्ट्रामैन वगैरह कुछ नहीं होता। जो सुनकर वो बच्चा रोने लग जाता है, तो ग्रैंडमा उसे चुप कराने के लिए चाहती है। चैंगवन को भी ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो याओ से बोलती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। इस पर याओ बोलता है कि मैंने तो सिर्फ सच ही बोला ना, और तुम चाहे जो भी कहो
मैं फिर भी होटल के स्टाफ को रिप्लेस कर दूंगा। अगले सीन में हम चैंगवन और ग्रैंडमा को साथ में मसाज कराते हुए देखते हैं, जहाँ चैंगवन बोलती है कि अगर ट्रिप पे आप और मैं आते ना तो ज़्यादा अच्छा होता, हम लोग आराम से सीनरी एंजॉय करते। इस पर ग्रैंडमा उसे याओ को गलत समझने से मना करती है और बोलती है कि वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। तो चैंगवन कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड इंसान है, उसे तो बच्चों से भी बात करना नहीं आता। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि शायद उसे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, उसे लोगों को ट्रीट करना आता ही नहीं है और टाइम के साथ साथ वो बड़ा तो हो गया है, लेकिन बचपन में उसने काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप फेस की है। जो सुनकर चैंगवन ग्रैंडमा से पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन ग्रैंडमा सो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद चैंगवन याओ के रूम के बाहर जाती है उसे डिनर के लिए आवाज़ लगाने के लिए। जैसे याओ दरवाज़ा खोलता है तो वो सीधा फ्लोर पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर चैंगवन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है और पास से गुजर रहे एक स्टाफ को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। पर वो स्टाफ बोलता है कि अब तो अंधेरा होने वाला है और एम्बुलेंस क्रू को यहाँ का रास्ता नहीं पता, इसीलिए वो लोग याओ को खुद एक ट्रॉली के अंदर लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें माउंटेन वाला रास्ता पता था। अगली सुबह अब याओ की आंखें हॉस्पिटल के अंदर खुलती है, जहाँ चैंगवन उसके साइड में सो रही थी और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उठकर उसके बालों को सहलाने लग जाता है, तभी चैंगवन भी उठ जाती है, जिसे होश में देखकर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन जाओ उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और बोलता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चैंगवन उसे बताती है कि उसे किडनी स्टोन हुआ है और उसे पानी पीने के लिए देती है। उसी वक्त जाओ को डोंग का कॉल आता है, तो वो उससे काम के बारे में बातें करने लग जाता है, जो देखकर चैंगवन उसका फ़ोन लेकर कॉल रख देती है और बोलती है कि अगर एक दिन तुम ये सब कुछ ना करो तो ऐसा नहीं है कि कंपनी तुम्हारे बिना डूब जाएगी, पर तुमने अगर अपने आप पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी किडनी का ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है। जिस पर याओ बोलने लग जाता है कि वो कोई नाजुक कली नहीं है, पहले भी उसकी तबीयत खराब हुई है और उसने जब वो अब्रॉड में था, लेकिन फिर भी उसने काम किया। पर चैंगवन कहते हैं कि तुम अकेले रहते हो, अगर तुम किसी और के साथ में रहोगे तो ये अच्छा है, अगर ऐसे ही तुम्हारे किसी और दिन अचानक से तबीयत खराब होगी तो क्या होगा। इस पर वो कहता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। फिर वो फ़ोन पर सिरी को बोलता है उसके लिए हॉस्पिटल ढूंढने के लिए, तब वो उसे बताने लग जाती है, जो देखकर चैंगवन सिरी से बोलती है कि क्या तुम इसे हॉस्पिटल ले जा सकती हो। इसीलिए अब जाओ भी चुप हो जाता है और बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो मैं स्टाफ को निकाल कर ही रहूँगा। पर चैंगवन उसे समझाती है कि कल इमरजेंसी के वक्त यहाँ की जो लोकल स्टाफ है वही तुम्हें माउंटेन के रास्ते यहाँ तक लेकर आए, क्योंकि रात के वक्त एम्बुलेंस तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकती थी और तुम उन लोगों को थोड़ा सा टाइम दो, वो सब कुछ धीरे धीरे सारी चीज़ें ओवरकम कर लेंगे। जो सुनकर याओ चुप हो जाता है और उससे ग्रैंडमा के बारे में पूछता है, तो चैंगवन बताती है कि वो होटल में ही है। फिर वो उसे बोलते हैं कि जब तुम अनकॉन्शियस थे तब तुम्हें काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे जो कि शायद तुम्हारी फैमिली के थे, इसीलिए उन्हें कॉल करके बता दो कि तुम ठीक हो। पर वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है ग्रैंडमा के अलावा, और चैंगवन के पूछने पर बताता है कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने उसकी ग्रैंडमा को छोड़ दिया था। मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया और फिर जेल चले गए, मेरी मॉम ने भी मुझे छोड़ दिया, और एक दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी तब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे कि उनकी मौत हो गई। जिसकी इतनी ट्रैजिक स्टोरी सुनकर चैंगवन चुप हो जाती है और याओ उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है, चलो मुझे एक गिलास पानी और पिलाओ। जो सुनकर चैंगवन उसे देखने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए सॉरी फील करूँ, तुमने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। ये बोलकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये लोग वापस जा रहे थे, जहाँ मैनेजर याओ को बता रहा होता है कि हमारा होटल ऐसी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसीलिए हमने चैंगवन की एडवाइस से सभी कस्टमर्स के लिए फर्स्ट एड किट वगैरह मंगवा लिए हैं, जिस चीज़ से याओ इम्प्रेस हो जाता है। फिर जब वो जा रहा था तभी वो छोटा सा बच्चा उसे वहाँ की लोकल खाने की चीज़ें देता है, तो याओ उसके कान में उसे बोलता है कि अल्ट्रामैन नहीं होते लेकिन स्पाइडरमैन और सुपरमैन होते हैं। जो देखकर याओ उस बच्चे से पूछने लग जाती है कि अंकल क्या बोल रहे थे, तो वो उसे बता देता है, जो उसके एटीट्यूड में इतना चेंज देखकर चैंगवन को अच्छा लग रहा था। अब वो कार में बैठकर याओ से पूछती है कि अब तो तुम स्टाफ को नहीं निकालने वाले ना, जिस चीज़ के लिए वो मान जाता है, और यहाँ पर चैंगवन को बिल्डिंग वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी भी बोलता है। जो सुनकर चैंगवन स्माइल करने लग जाती है, यानी कि उनके बीच में अब जो भी नोकझोंक थी वो अब सॉल्व हो गई थी। अगले दिन अब चैंगवन अपने काम पर वापस आ जाती है, जहाँ वो जू को देखती है। जो भी यहाँ पर उसे देखकर हैरान थी, तो चैंगवन बता देती है कि वो इस फ्लोर को मैनेज करती है। इस पर जू बोलती है कि तुम्हारा डिमोशन हो गया और मैं यहीं पर रहती हूँ, तो क्यों ना हम किसी दिन हैंग आउट करें। पर चैंगवन उसे बोलती है कि अगर उसे कोई काम हो तभी वो उसे बुलाए। ये बोलकर चली जाती है। इसके बाद जब चैंगवन अपनी कलीग से बात कर रही होती है तभी उसे उसकी मैनेजर बताती है कि रूम 416 को सर्विस चाहिए, इसीलिए वो ऊपर चेक करने के लिए जाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि जू से मिलने के लिए मिस्टर शिन आया हुआ था। ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जाने से पहले जू शिन को किस करने के लिए उसके क्लोज आती है, पर उसी वक्त वहाँ पर चैंगवन आकर इन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर शिन भी यहाँ पर इसे देखकर हैरान था, पर चैंगवन बिना कुछ बोले यहाँ से लिफ्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ लिफ्ट के अंदर उसे याओ मिलता है। वो उसका चेहरा देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे अच्छे से पानी पीने के लिए बोलती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो पानी की बोतल लेकर ही साथ में जा रहा था। पार्किंग एरिया में मिस्टर शिन जू को डांट लगा रहा होता है,
वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया है ना पब्लिक में ये सब करने से। जहाँ जू उससे बोलने लग जाती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। फिर वो उसे उसकी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए बोलती है, जो सुनकर शिन बोलता है कि तुम्हें पता था ना कि चेंगवान यहाँ पर काम करती है और तुमने जानबूझकर उसके सामने ये सब किया है ना ताकि तुम मुझे डिवोर्स लेने के लिए फोर्स कर सको। पर वो उसे मना करने लग जाती है कि ऐसा नहीं है और अगर तुम डिवोर्स नहीं ले सकते तो मुझसे मिलने के लिए मत आना, बाकी मैं चेंगवान को संभाल लूंगी। जो सुनकर शिन यहाँ से चला जाता है और उनकी ये सारी बातें जाओ अपनी कार के अंदर बैठकर सुन रहा था। इसके बाद वो चेंगवान को सर्विस के लिए बुलाती है और बोलती है कि थोड़ी देर में तुम्हारी छुट्टी होने वाली है ना, तो चलो साथ में डिनर करते हैं, मैंने बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन चेंगवान उसे साफ साफ बात करने के लिए बोलती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर सर्विस के लिए बुलाया था ना उस वक्त, ताकि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ मिस्टर शिन को देखूं। जो सुनकर जू से कहती है कि हाँ तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो, मैंने तुम्हें जानबूझकर बुलाया था सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैं मिस्टर शिन को ग्रेजुएशन के बाद से ही डेट कर रही हूँ, लेकिन उसने अभी तक मुझसे शादी नहीं की है और ये सब करके मैं उसे डिवोर्स के लिए फोर्स करना चाहती थी। साथ ही वो यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि कैसे वो दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। जिस बात पर चेंगवान उसे सुनाने लग जाती है कि कैसे वो शॉर्टकट का यूज़ कर रही है, लेकिन फिर भी चेंगवान उसके लिए विश करती है कि जो उसे लाइफ में चाहिए वो उसे मिल जाए। इस पर जो उसे बोलती है कि क्या तुम शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर रही थी जियालियांग से प्यार का नाटक करके। जो सुनकर चेंगवान को अच्छा नहीं लगता और उसे बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो जो उसे बोलती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अभी तुमने जो कुछ भी देखा उसके बारे में किसी को भी मत बताना। चेंगवान बोलती है कि वैसे भी मुझे इस सब के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ से चली जाती है। तभी उसकी कलीग आकर उसे एक एनवेलप देती है जिसके अंदर एक कार्ड था। उसके कलीग से पूछने पर उसे पता चलता है कि ये कोई आदमी उसके लिए देकर गया। जो देखकर वो समझ जाती है कि मिस्टर शिन ने उसे दिया होगा, इसीलिए वो उसे कॉल लगाती है, जहाँ पर शिन उसे इस कार्ड में जो भी पैसे है उसे रखने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना। चेंगवन तो भी यहाँ पर उसे बोलना चाहती थी कि उसे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन उसके बोलने से पहले वो कॉल कट कर देता है और जब चेंगवन उसे दोबारा कॉल करती है तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। इसके बाद हम मिस्टर शिन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसे ऑफिस से इतना जल्दी घर आता हुआ देखकर हैरान थे। तो वो उन्हें बोल देता है कि अब से वो घर पर ही डिनर किया करेगा और अगर उसे ऑफिस में मीटिंग वगैरह ना करनी हो ना तो उसे कोई शौक नहीं है बाहर रहने का। उसी वक्त उसे जू का मैसेज आता है जो उसे बता देती है कि उसने चेंगवन को समझा दिया है, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो देखकर वो जियालियांग से पूछता है कि क्या वो अभी भी चेंगवान से कांटेक्ट में है, पर वो मना कर देता है और बोलता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर डैड चेंगवान के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। जिस सब के अंदर जियालियांग भी पीछे नहीं रहती। डैड यहाँ पर मॉम से जियालियांग को किसी और लड़की से मिलवाने के लिए कहते हैं और जियालियांग को चेंगवान का सारा नंबर भी डिलीट करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि 30 साल का हो गया ये लड़का, लेकिन अभी तक सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ और गेम्स खेलता है, जरा काम पर ध्यान दो। सीन अब यहाँ से चेंगवान पर आता है जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस कार्ड का क्या करे। तभी जाओ उसके पास आता है जिससे वो यहाँ पर देखकर हैरान थी, पर वो कहता है कि मेरा अकेले स्नैक्स खाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। पर चेंगवान उसे बोल देते कि तुम मेरे लिए स्नैक्स लेकर आए हो, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। जिस पर वो उसे जू और शिन के बीच में जो भी मैटर है उसे दूर रहने के लिए कह देता है। चेंगवान बोलते है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। तो वो कहता है कि तुम तो मुझे बताने नहीं वाली थी, इसलिए मैंने खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लिया। लेकिन चेंगवान को अभी सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बोल देती है कि वो तो सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल सके, और बोलती है कि आखिर तुम इन सब चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, कहीं तुम फिर से तो कुछ नहीं करने वाले। पर वो कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला, मैंने ग्रैंडमा को प्रॉमिस किया है तुम्हारा ख्याल रखने का और मैं फिर से उनसे डांट नहीं खाना चाहता। उसी वक्त चेंगवान को उसकी मॉम का कॉल आता है जो बताती है कि घर का जो वाटर पाइप है वो लीक हो गया और पूरे घर में पानी भर गया। चेंगवान जाओ को भी फोन करके ये बात बताती है तो मिस्टर लिू के पास जाता है और बताता है कि उसे घर पे इमरजेंसी है तो क्या वो जा सकता है। पर वो उसे बताता है कि उसे एक रिपोर्ट आज ही चाहिए। इस पर जाओ बोलता है कि वो उसे घर जाकर भेज देगा, तो लिू भी उसे जाने की परमिशन दे देता है। चेंगवान अब जैसे ही फटाफट से घर पहुंचती है तो देखते हैं कि पूरे घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था और उनका काफ़ी सामान भी पानी के अंदर भीग गया था, जिसे वो हटाने लग जाते हैं। डैड किसी तरीके से उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और मॉम को बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना ये पाइप चेंज करवाने के लिए, लेकिन तुमने नहीं करवाया। मॉम भी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम में से कोई भी घर पर नहीं था और मैं बाहर सामान लेने के लिए गई हुई थी, अगर घर पर कोई भी पर्सन होता तो अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। जहाँ चेंगवान इन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि जाओ मैकेनिक को लेकर ही आता होगा। तभी जाओ यहाँ पर मैकेनिक और माओ को लेकर आ जाता है, जहाँ माओ इन लोगों को आज रात होटल में स्टे करने के लिए बोलती है, पर मॉम मना करने लग जाती है और बोलती है कि इसमें तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा। जिस पर चेंगवान बोलती है कि अगर आप यहीं पर रुके ना तो आप बीमार पड़ जाओगे और उससे ज़्यादा मुझे आपकी दवाइयों पर खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए आप किसी तरीके से वो उन्हें कन्विंस करके होटल में लेकर जाती है।
जहाँ पर मॉम को कोल्ड हो गया था। वो डैड को भी यहाँ पर सुना रही होती है कि अगर डैड थोड़े से कॉम्पिटिटिव होते ना तो ये सब कुछ उनके साथ नहीं हो रहा होता। और चैंगवन को भी बोलती है कि बेटा देखो, बिना पैसों की लाइफ ऐसे ही होती है। जिस पर चैंगवन बोलने लग जाती है कि मॉम, हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कितने लोग तो हमसे जलते हैं कि हम लोग कितना खुश रहते हैं। इस पर माँ भी मॉम को बोलने लग जाती है कि आपने चैंगवन और जाओ को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है और आप चिंता मत कीजिए, वो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसलिए आपको इतना ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। फिर डैड यहाँ पर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ होटल में रुका हुआ हूँ और तुम घर पर जाकर जाओ को देख लो। इसलिए अब चैंगवन माओ के साथ यहाँ से जाने लगती है, जहाँ चैंगवन माओ से बोलती है कि इस फ्लड ने तो हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और मॉम 30 सालों से जो पूरे घर में कंप्लेन करती आ रही थी कि ये घर बहुत ज़्यादा छोटा है, वो सारी चीज़ें एकदम से गुस्सा बनकर आज निकल रही हैं और ये सब मेरी गलती है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही। पर माओ से ऐसी बातें करने से मना करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बोलना, जिस चीज़ के लिए चैंगवन मना कर देती है। चैंगवन अब जाओ के साथ घर पर जाती है, जहाँ पाइप फिक्स हो गया था और वो पूरे घर का सामान वगैरह हटाने लग जाते हैं। जिस बीच चैंगवन देखती है कि जाओ के पूरे कंप्यूटर के अंदर पानी भर गया है और क्योंकि वो हाई स्कूल के टाइम से इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा था तो अब वही फिक्स भी नहीं हो सकता था, इसीलिए वो उसे एक नया कंप्यूटर दिलाने की बात करती है क्योंकि ये इसके काम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जिस चीज़ के लिए जाओ उसे थैंक्स बोलता है। पर तभी चैंगवन नोटिस करती है कि उसके हाथ में चोट लग गई है, इसीलिए वो उसके लिए बैंडेज लेने के लिए जाती है। इसी बीच जाओ एक ड्रॉअर को बाहर निकालता है जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉयज़ थे, तो वो चैंगवन से पूछने लग जाता है क्या ये तुम्हारे टॉयज़ हैं, पर वो बताती है कि नहीं ये तुम्हारे टॉयज़ हैं। लेकिन जाओ को इस बार में याद ही नहीं होता। चैंगवन बताती है कि 6 साल तक तुम ग्रैंडमा के पास थे, मॉम हर साल तुम्हें हमारे साथ वापस लेकर आना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से ऐसा वो नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए काफ़ी सारे टॉयज़ खरीद कर रखे थे कि तुम वापस आओगे तो इनसे खेलोगे। मुझे याद है कि जब भी मैं इन टॉयज़ से खेलती थी तो मुझे हमेशा डांट लगा दिया करती थी। इस पर जाओ बोलता है कि मुझे तो ये सब कुछ याद ही नहीं है। तो चैंगवन बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कभी इनसे खेले ही नहीं। जब तुम वापस आए तो तुम बहुत ज़्यादा चुप चुप रहते थे, हम जब भी पूछते थे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमेशा मना कर देते थे। मॉम को लगा कि शायद तुम्हें टॉयज़ पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रख दिए, जबकि मुझे लगा था कि उन्होंने ये फेंक दिए होंगे। जो सुनकर जाओ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों से हमेशा कुछ भी इसलिए नहीं मांगता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम लोग वापस से मुझे अपने से अलग ना कर दो और विलेज ना भेज दो। चैंगवन अब यहाँ पर बैंडेज लगाते हुए उसे बोलती है कि हमारी मॉम हमें कभी भी हर्ट होता वो नहीं देख सकती। हालांकि उनके प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा अलग है और वो थोड़ी सी हार्श भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। जो सुनकर जाओ और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पहले तो उसे लग रहा था कि वो लोग कितने अनलकी है कि उनके घर में ऐसे पानी भर गया, लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि इसकी मदद से वो अपनी मॉम को और बेहतर तरीके से जान पाया कि वो उन लोगों से कितना ज़्यादा प्यार करती है। अगली सुबह ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले अंकल चैंगवन को बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में वाटर लीकेज की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसीलिए उसका पैसा भी उन्हीं को पे करना पड़ेगा। जो देखकर मॉम बोलने लग जाती है कि वो लोग पैसे नहीं पे करेंगे, पर चैंगवन उन अंकल से बात करती है और बोलती है कि वो सब कुछ ठीक करा देगी। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं, जहाँ पर मैकेनिक उन्हें बताता है कि उनके घर में कितनी सारी चीज़ें ख़राब है, उनका फ्लोर ठीक होगा, उनका वॉलपेपर और वायर वगैरह सब कुछ ठीक होगी, जो सबका पूरा खर्चा 1 लाख युआन आएगा। जो सुनकर मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सब कुछ करवाने से मना कर देते हैं। पर चैंगवन बोलती है कि वो लोग इतने सालों से इस घर के अंदर रह रहे हैं, अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं कराया तो बाद में और भी दिक्कत आ सकती है और वो और भी कंपनी से बात करेगी, जो भी लोएस्ट प्राइस में इस काम को कराएगा वो उससे करा लेगी। लेकिन मॉम और डैड फिर भी ये सब कराने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोलते हैं कि वैसे भी उनका घर थोड़े टाइम में डिमोलिश होने वाला है, तो इतना पैसा खर्चा करने का क्या फ़ायदा। डैड भी यहाँ पर मॉम की बातों से एग्री करते हैं और चैंगवन को अपने काम पर जाने के लिए कहते हैं। इसलिए अब चैंगवन अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर उसे जाओ मिलता है, जो उससे बोलता है कि अगर वो चाहे तो अपनी फैमिली के साथ अपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए आ सकती है, वो उसे 50% डिस्काउंट देगा। लेकिन चैंगवन बोलती है कि 50% डिस्काउंट पर भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइस होगा, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर उसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो उसे ज़रूर बोलेगी। ये बोलकर वो अपने काम पर चली जाती है। ऑफिस के अंदर भी अब जाओ चैंगवन के बारे में ही सोचे जा रहा था, जहाँ वो दोंग से किसी इंजीनियर को अरेंज करने के लिए बोलता है ताकि वो चैंगवन के घर की रेनोवेशन करवा सके और उसे डायरेक्टली चैंगवन से अप्रोच करने से मना करता है। वो ये काम चैंगवन की फ्रेंड शेरी को करने के लिए बोलता है क्योंकि अगर वो उसे डायरेक्टली हेल्प करेगा तो वो उसे लेने से मना कर देगी। ये देखकर दोंग बोलने लग जाता है कि आपके तरीके तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, आप ऐसे भला उसका दिल कैसे जीत पाओगे। इस पर याओ बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी सबॉर्डिनेट है, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो दोंग बोलता है कि बॉस मैं भी तो आपको सबॉर्डिनेट हूँ ना, मेरी तो आपने कभी ऐसी मदद नहीं की। इस पर याओ उसे चुप कराकर काम करने के लिए वापस भेज देता है। इसके बाद हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर लियो से बोलता है कि मैंने तुम्हें कल रात प्रपोजल भेजने के लिए बोला था ना। तो जाओ बोलता है कि वो तो मैंने पहले ही आपको भेज दिया था। इस पर लियो कहता है कि कल रात हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें क्लाइंट ने कुछ चेंजेस करने के लिए कहा था,
कल रात पूरी कंपनी ने ओवरटाइम किया और सिर्फ तुम ही यहाँ से चले गए थे। जिस चीज़ के लिए जाओ से माफ़ी मांगते और बताता है कि उसके घर में इमरजेंसी आ गई थी, पर लियो उस पर सभी के सामने चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें घर जाने की परमिशन दी थी। जाओ भी यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि मैं आपसे पूछ कर ही तो गया था, पर वो झूठ बोल देता है कि क्या किसी ने देखा था मुझे इसे परमिशन देते हुए। यहाँ तक कि उसने जाओ को जितने भी केसेस दिए थे काम करने के लिए, वो सब भी उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। जो देखकर जाओ अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है कि मिस्टर लियो को ना मेरे लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए आप प्लीज़ मुझे दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दो। इस पर बॉस उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि कितने लोग लियो के ग्रुप में आना चाहते हैं, और अगर तुम्हारे शिन फैमिली के साथ कनेक्शन नहीं होते तो तुम्हें भी लियो के ग्रुप में नहीं डाला जाता। जो सुनकर जाओ से बोलता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैंने अभी तक जिन भी केसेस पर काम किया उसका पैसा आप मुझे दे दो, मैं चला जाता हूँ। तो बॉस उसे बोलता है कि कल तुम बकवास सा बहाना करके ऑफिस से चले गए थे क्योंकि तुम्हें ओवरटाइम काम नहीं करना था, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम पैसे मांगो। जो सुनकर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बोलता है कि तुम बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी को यहाँ पर बेवकूफ़ बना कर रखोगे। कोई भी यहाँ पर एक आवाज़ नहीं उठाता तुम लोगों के खिलाफ, और तुम्हें भी पता है कि कौन सही और कौन गलत। ये बोलकर वो अपना आई कार्ड वहीं पर रख देता है और रिज़ाइन देकर अपना सामान लेकर यहाँ से चला जाता है। जो देखकर तांग उसके पीछे आता है और उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि इस सब में वो कुछ भी नहीं बोल पाया था। तो तांग उसे बोलता है कि अगर उसके पास उसके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हुई तो वो उसे ज़रूर बताएगा, जिसके लिए जाओ उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है। जहाँ रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, यहाँ तक कि उसका पूरा सामान भी गिर जाता है। जिसे वो उठा रहा होता है उसी वक्त उसे माँ का कॉल आ जाता है जो बताती है कि उसने एक फिटनेस इक्विपमेंट लिया है, तो वो आकर उसे असेंबल करने में उसकी मदद करे। इसलिए वो फटाफट से उसके घर पर पहुंच जाता है और थोड़ी देर में उस इक्विपमेंट को सेटअप कर देता है। जहाँ उसका चेहरा देखकर माँ समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन जाओ उसे कुछ भी नहीं बताता। सीन अभी यहाँ से चेंगवान पर आता है जो कि जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी वहाँ पर उसे शेरी मिलने के लिए आती है, जो उसे बताती है कि उसने सुना कि उसके घर में पानी भर गया था और उनके डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी है जो कि बाहर का काम करते हैं। तो वो उसे उनका नंबर देती है और कहती है कि वो उनसे काम करवा सकती है जितना उसका बजट है उसके हिसाब से, जिस चीज़ के लिए चेंगवान उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि फिलहाल उसे उसकी काफ़ी ज़रूरत थी। डोंग भी याओ को फ़ोन करके बता देता है कि उनका काम हो गया है और पूछता है कि क्या चेंगवान को मैं ये बता दूं कि ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन जाओ मना करता है। इसके बाद याओ चैन के पास जाता है जहाँ वो सबसे पहले उसे उसके बिजनेस के लिए एक क्लाइंट देता है और फिर उसे चेंगवन के बारे में बात करने लग जाता है। वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है। इस पर चैन बोलती है कि हाँ सच में वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए क्या हम उसे कुछ कैश देते हैं उसकी मदद करने के लिए। पर याओ कहता है कि नहीं ये सूटेबल नहीं होगा, इसके बदले हमें उसे कुछ अप्रिसिएशन देना चाहिए, जिस चीज़ के लिए वो मान जाती है। सीन अभी यहाँ से मिस्टर शिन पर आता है जो कि अपनी एक फ्रेंड से मिलता है जिसका इस एज में एक बेबी होने वाला था और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी शिन को जू का मैसेज आता है जिसमें उसने भी उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भेजी हुई थी। वो बोलती है कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहते, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और इस प्रेगनेंसी को मैं टर्मिनेट कर रही हूँ। जो देखकर शेन उसे फ़ोन करने लगता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट में हॉस्पिटल का एड्रेस देखकर फटाफट से उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जू बेबी को टर्मिनेट करने के लिए मेडिसिन लेकर जा रही होती है। लेकिन शिनो से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम बैठकर बात करते हैं। वो बोलता है कि अगर ये बेबी हमारी लाइफ में आया है तो हमें इसे रखना चाहिए। जो सुनकर जो खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन अब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे बता देना। इस पर वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और मेरी बेबी को एक घर दो। ये सुनकर वो उसे बोलता है कि मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम आगे से डिवोर्स वगैरह की बातें मत करना और तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए कि तुम बिना अपनी बीवी को डिवोर्स दिए इस बच्चे को रखना चाहते हो, ये सब मैं नहीं होने दूंगी। जिस पर शेनो से आराम से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो जाने लगता है। ये देखकर जू उसे धक्का दे देती है तो शेन वहीं पर गिरकर अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखकर जू काफी घबरा जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। सेन अब यहाँ से चेंगवन पर आता है जहाँ पर मिस चैन उसके अप्रिसिएशन के लिए एक रेड बैनर बनवा कर लेकर आई थी, जो वो उसे देती है और साथ में काफ़ी अप्रिशिएट भी करती है। ये देखकर चेंगवन काफ़ी खुश थी, जहाँ उसके कलीग और उसकी मैनेजर भी उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तभी यहाँ पर याओ भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए आ जाता है, तो मैनेजर जांग उसे याओ के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलती है। बाहर आकर चेंगवन अब याओ को थैंक यू बोलती है उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए, और साथ ही इस बैनर के लिए भी उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसको पता था कि इसके अंदर उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से उसे सैलरी में भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा। इसलिए वो उसे बाद में अपनी तरफ से ट्रीट करने के लिए बोलती है। तो याओ पूछता है कि क्या आप तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, जिस पर वो मना कर देती है। उसी वक्त उसे जू का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि कैसे वो शिन से ब्रेकअप कर रही थी, लेकिन वो उसे मिलने के लिए आ गया, जहाँ पर उसे एक स्ट्रोक आ गया और जो सर्जरी के पैसे है वो अफोर्ड नहीं कर सकती।
पर चेंगवन उसे साफ साफ बोल देती है कि इस समय मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती और तुम्हें मेरी वजह से इन फैमिली को कॉल करना चाहिए। ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। तो याओ भी उसे इस सब में से दूर रहने के लिए बोलता है, जिस पर चेंगवन कहती है कि हाँ आप चिंता मत करो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगी। ये बोलकर अपने काम पर वापस चली जाती है। पर जब वो काम कर रही थी तो जो उसे बार बार फ़ोन करती है। जब चेंगवन उसका फ़ोन नहीं उठाती तो वो उसे हॉस्पिटल की लोकेशन भेज देती है। ये देखकर चेंगवन जियालियांग को मैसेज करती है और उसकी डैड की कंडीशन के बारे में बताकर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बोलती है। लेकिन अब उसे खुद भी रहा नहीं जाता, इसीलिए वो अपनी मैनेजर से छुट्टी मांगकर जो कार्डो से शिन ने दिया था वो यहाँ से लेकर जाने लगती है। जैसे वो रूम के बाहर पहुँचते है तो उसे याओ मिल जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ करोगी, मैंने तुम्हें इस सब से दूर रहने के लिए कहा है ना। तो चेंगवन उसे बोलती है कि आप गलत समझ रहे हो, मैं वहाँ पर सिर्फ उनका डेट रीपे करने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए अब याओ भी उसके साथ जाता है। जहाँ वो कार में उसे समझाने लग जाता है कि जो मिस्टर शिन की मिस्ट्रेस है और तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो इस सर्जरी को अफोर्ड कर सके, तुम्हें ना हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। जिस चीज़ के लिए चेंगवन उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मुझे वैसे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कार्ड वहाँ पर देने के लिए जा रही हूँ। और उसे पार्किंग में ही रुक कर उसका वेट करने के लिए बोलती है। चेंगवन अब अंदर जाकर जू से मिस्टर शिन के बारे में पूछती है तो बताने लग जाती है कि मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ, वो तो सिर्फ मेरे सामने बेहोश हो गए थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं जो बताते हैं कि उन्हें मिस्टर शिन की सर्जरी करनी होगी, इसीलिए वो उन्हें कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के लिए कहते हैं। तो वो अनईजी फील करने के बहाने ऐसे चेंगवन को छोड़कर चली जाती है। इसलिए अब डॉक्टर चेंगवन को साइन करने के लिए बोलता है, पर चेंगवन जियालियांग को कॉल करती है, जिस पर वो बताता है कि उन्हें तो यहाँ पर आने में आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर आधे घंटे तक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए अब चेंगवन को ना चाहते हुए भी उस फॉर्म पर साइन करना पड़ता है। जैसे वो साइन करती है तभी वहाँ पर याओ आ जाता है, जो चेंगवन को बोलने लग जाता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें इस सबसे दूर रहने के लिए कहा था ना। ये कॉन्सेंट फॉर्म पर साइन करने का मतलब जानती हो ना तुम, अगर शिन को कुछ हो गया तो इसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही आएगा। इस पर चेंगवन कहती है कि मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा। जियालियांग को यहाँ पर आने में देर हो जाती तब तो डॉक्टर इंतजार नहीं कर सकते थे, और अगर उनकी जगह पर यहाँ कोई और होता तब भी मैं यही करती। अब जैसे वो पेमेंट वगैरह कर जा रहे थे तभी जो इनके सामने आती है और पूछती है कि क्या मिस्टर शिन की सर्जरी हो रही है, जिस पर जाओ से बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकली, जब कंसेंट फॉर्म साइन करने की बारी है तो तुम वहाँ से भाग गई और अब तुम वापस आ गई हो। जिस पर वो कहते हैं कि शिन यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया था और अगर शिन फैमिली को पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इस पर चेंगवन उसे बोलती है कि अगर कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, पर जू यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। तभी जियालियांग और उसकी मॉम यहाँ पर आते हैं, जिन्हें याओ बताता है कि चेंगवन ने उनकी बिहाफ पर कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया है और अब मिस्टर शिन का ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए वो लोग उन्हें देखने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से जियाली आकर जू को हिट करती है और बोलती है कि मुझे पता था कि ये तुम होगी, तुम मेरे डैड को सिड्यूस कर रही हो कि कैसे वो तुम्हें हमेशा पैसे भेजते आ रहे, मैंने सारे अकाउंट्स चेक कर लिए थे, इन सब पैसों का हिसाब मैं तुमसे लेकर रहूंगी। जिस पर जू से बोलते कि तुम्हारा डैड ऑपरेशन थिएटर में है और तुम अभी भी पैसों के बारे में सोच रही हो, और उल्टा उसी को यहाँ पर बुरा भला कहने लग जाती है। जो सुनकर जब जियाली उसे हिट करने वाली होती है तो वो बता देती है कि मैं तुम्हारे डैड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर मॉम तो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है और जियाली को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे हिट करने लग जाती है, तो जू भागकर चेंगवन के पीछे छुप जाती है। चेंगवन को देखकर जियाली बोलने लग जाती है कि तुम भी इस सब के अंदर इन्वॉल्व हो, पहले तुमने मेरे भाई को सिड्यूस करने की कोशिश करी, लेकिन जब इस सब से बात नहीं बनी तो तुम अब हमारी फैमिली से रिवेंज लेना चाहती हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये बोलकर वो चेंगवन के ऊपर अपना सामान फेंकने लग जाती है और जैसे वो उसे बैग से हिट करने वाली थी तभी याओ चेंगवन को कवर कर लेता है। वो फिर जियाली को बोलता है कि एक तो चेंगवन ने तुम्हारे बिहाफ पर कंसेंट फॉर्म के ऊपर साइन किया जिसकी वजह से तुम्हारे डैड का आज ऑपरेशन हो पा रहा है, और ऊपर से तुम उसे ही ब्लेम कर रही हो। चेंगवन भी उसे बोलने लग जाती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारे डैड को जू के साथ में देख लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए ताकि मैं अपना मुंह बंद रख सकूँ, तो मैं उन्हीं पैसों का लौटाने के लिए यहाँ पर आई थी, ना कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। वो फिर उस कार्ड को यहीं पर फेंक देती है और बोलती है कि आगे से तुम्हारी फैमिली का कोई भी मैटर हो तो उसके लिए मेरे पास मत आना। ये बोलकर याओ को यहाँ से लेकर चली जाती है। याओ चेंगवन को लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि उसने उन लोगों को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। इस पर चेंगवन बोलती है कि मैं जियालियांग की वजह से उन लोगों को टॉलरेट कर रही थी, लेकिन अब मेरा उस फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उनकी एक भी बकवास नहीं सुनूंगी। जो देखकर याओ कहता है कि जो कुछ भी हो तुम उसे एक लेसन की तरह लो, जिस चीज़ के लिए वो एग्री करती है और उसे थैंक्स बोलती है आज उसकी मदद करने के लिए, जिसके बदले में याओ उसे ट्रीट देने के लिए बोलता है। तो वो उसे एक शॉप पर नूडल्स खिलाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ के नूडल्स याओ को भी काफ़ी पसंद आते हैं। फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ता है और कहता है कि आज तुमने काफ़ी ज़्यादा काम किया, इसीलिए तुम कल की छुट्टी ले लो। लेकिन चेंगवन मना करती है, वो बोलती है कि पूरी अटेंडेंस का 1500 युआन बोनस मिलता है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती, और उसे बाय करके चली जाती है। उसी वक्त याओ को मिजांग का कॉल आता है
जहाँ वो उसे शांगली प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि अगर हमने ग्रुप को कुछ ज़्यादा अच्छा करके नहीं दिखाया तो मेरी पोजीशन अभी तक सिक्योर नहीं है, और मेरी जगह अगर कोई नया प्रेसिडेंट आया तो तुम्हारा भी प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इस पर याओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ से फिर हम शिन को देखते हैं जिसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी। ये बात डॉक्टर जियालियांग को बताते हैं तो जियालियांग मॉम से बोलता है कि चलो डैड से मिलने चलते हैं, लेकिन मॉम बोलती है कि मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। ये बोलकर चली जाती है। जो सारी बातें डैड सुन रहे थे और मॉम को यहाँ से जाते हुए भी देखते हैं। ये सब देखकर जियालियांग भी काफ़ी अपसेट हो जाता है और बोलता है कि हमारी फैमिली में ये सब क्या हो रहा है। इस पर जियाली कहती है कि ये सब तो होना ही था, और फिर ये दोनों डैड से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डैड उसे अपने फ़ोन से चेंगवान को कॉल लगाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही चेंगवान उनका कॉल उठाते हैं तो वो उसे थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि आधा घंटा अगर और देरी हो जाती तो मेरे ब्रेन को और ज़्यादा डैमेज हो सकता था, लेकिन तुमने मेरे बिहाफ पर साइन किया, इसके लिए थैंक यू। तुम बहुत ही अच्छी लड़की और हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थे जो कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया, जिस चीज़ के लिए वो उसे माफ़ी मांगता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सा रेड एनवेलप देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ ताकि तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन चेंगवन बोलती है कि अब मेरा जियालियांग से ब्रेकअप हो चुका है और मैं रेड एनवेलप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर उस वक्त मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। वो फिर उसे जल्दी से ठीक होने के लिए बोलकर कॉल रख देती है क्योंकि उसे काम था। जियालियांग फिर अपनी डैड से पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाता हूँ। लेकिन डैड यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में मेरी परवाह है भी, क्योंकि वो हमेशा गेम खेलता रहता था। जो सुनकर जियाली डैड को बोलती है कि आप उसे क्या बोल रहे हो, आपकी तो मिस्ट्रेस भी भाग गई। ये सुनकर डैड उसे भी सुनाने लग जाते हैं कि वो चेंगवान के सामने कुछ भी नहीं है और इन दोनों को यहाँ से भगा देते हैं। पर जियालियांग उन्हें गुस्सा करने से मना करता है और रेस्ट करने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चेंगवान को माओ के पास देखते हैं, जहाँ पर उसे भी उस पूरी सिचुएशन के बारे में पता चल गया था। फिर वो यहाँ पर शिन फैमिली के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये कैसी फैमिली है, उसके डैड का सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, ये तो एकदम बहुत ही मेलोड्रामेटिक प्लॉट की तरह हो गया। अच्छा हुआ तुम्हें शादी से पहले ये सारी चीज़ें पता चल गई और तुम बच गई। इस पर चेंगवन कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। इस बीच माँ उसे एक नेकलेस देती है जो कि खास उसने उसके लिए बनाया था, जो कि चेंगवन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सीन अब यहाँ से जियालियांग पर आता है जो कि अपने घर पर काफी ज्यादा अपसेट था। वो जियाली से पूछता है कि क्या हमारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाएगा, पर जियाली को इस बारे में नहीं पता था। वो कहती है कि हमारे डैड बहुत ही स्मार्ट निकले, उन्होंने पहले ही मॉम को कंपनी से बाहर निकलवा दिया। मेरी शादी हो गई इसलिए मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन जियालियांग तुम तो कंपनी में अच्छे से काम कर सकते थे ना, अगर ऐसा होता तो तुम्हें कम से कम डैड की मिस्ट्रेस के बारे में पता होता और बात इतनी आगे नहीं जाती। साथ ही वो उसे ये भी बोलती है कि अगर मॉम डैड का डिवोर्स हो गया तो पता नहीं जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो कैसे डिवाइड होंगी। जियालियांग तो ये सब होता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, लेकिन जियाली अभी भी अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में ही सोच रही थी। वो उसे चेंगवान से शादी करने के लिए बोलती है, पर जियालियांग कहता है कि ये सब होना पॉसिबल नहीं है। इस पर जियाली कहती है कि तुम तो अभी भी उसे प्यार करते हो ना, इसीलिए ये सब अभी भी पॉसिबल है। और तुमने देखा ना कि कैसे डैड उसे फोन करके थैंक यू बोल रहे थे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई। और अगर तुम उससे शादी करके एक फैमिली बनाओगे तो डैड हमें इग्नोर नहीं करेंगे और हम अपनी फैमिली को बचा सके। यानी कि वो अभी भी अपने फायदे के लिए चेंगवान को इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन इधर में से शिन काफी ज्यादा अपसेट बैठी हुई थी और वो अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल कर रख देती है। इसके बाद हम चेंगवान के मॉम और डैड को देखते हैं, जहाँ जब वो मार्केट से सब्जियां वगैरह लेकर आ रहे थे तभी उन्हें पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि उनके जो पास वाली लेन है वो डिमोलिश हो रही है। इसके बाद हम चेंगवान को देखते हैं जो कि घर का सामान लेकर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में जाओ मिल जाता है। तो अब दोनों साथ में घर पर आने लग जाते हैं, जहाँ पर चेंगवान उसे बोलती है कि अभी मैं काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे तुमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और उसे पूछती है कि क्या उसके ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि आजकल वो जल्दी ऑफिस से घर आ जाता है, तो क्या उसके बॉस को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो घर से भी काम कर सकता हूँ ना। और वो यहाँ पर उसे अपनी रेजिग्नेशन वाली बात नहीं बताता। जैसे अब ये दोनों घर पर आते हैं तो मॉम तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और डैड से बोल रही होती है कि लगता है मुझे सारी ज़िंदगी इसी घर में बिताना पड़ेगा। जहाँ चेंगवान के पूछने पर डैड बताते हैं कि मॉम इस बात से अपसेट है कि पड़ोस वाली लेन डिमोलिश हो रही है, लेकिन उनकी लेन कब डिमोलिश होगी पता नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।